हाँ यार हाँ। ए आई गेस तुम में से काफी लोग मेरे साथ नहीं थे ना जब हमने वेपर प्रेशर किया था, राइट? हाँ लिसन, यस सर। अब सुनो, मेरे पास ना लिक्विड है, मैंने क्या किया यहाँ पे ना बैरोमीटर और लगा दिया ताकि ना जो भी प्रेशर बढ़े ना अंदर वो मुझे पता लग जाए। गेटिंग इट? सो आई केप्ट अ बैरोमीटर ओवर हियर। इस बैरोमीटर के अंदर क्या पड़ा हुआ? मर्क्यूरी। गेटिंग इट? तो मेरे पास मर्क्यूरी भी है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, होगा क्या, चलता क्या रहेगा और कैसे काम चलेगा वेपर प्रेशर के अंदर। तो सुनना ध्यान से, व्हाट एग्जैक्टली इज वेपर प्रेशर। नाउ सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लिक्विड है ना, इस लिक्विड का सरफेस स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने इसको इनलार्ज किया और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये मैंने लिक्विड सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं लिक्विड में, ये सरफेस पर है, राइट? ये सरफेस वाले वाटर पार्टिकल्स हैं। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बीनीथ द सरफेस वो ऐसा होंगे, सरफेस के नीचे। इसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं ना उन्हें सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस मॉलिक्यूल। वेरी गुड, सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल सरफेस के नीचे होते हैं दैट इज नोन एज बल्क। बात समझ में सर आई? याद आ रहा है, कुछ किया है ये शायद हमने। बेटा सब किया है हम लोगों ने। चक्कर क्या है ना, मतलब वो जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी, वो थोड़ा बहुत गजनी टाइप बिहेव करती है लोगों की जब वो रेगुलरली सिस्टम का पार्ट नहीं रहते। गेटिंग इट? चलो कोई नहीं, तुम कंसंट्रेट करो। ए लिसन, इस मॉलिक्यूल के ऊपर देखो जो बल्ब के अंदर है, जो सरफेस के नीचे है। ये जो मॉलिक्यूल है वो इस वाले वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, इस वाले वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है और इस वाले वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है। जब इतना अट्रैक्शन होगा ना, राइट सर, अब वो इवेपोरेट होता है तो अरे अरे रुक, ओम वेट वेट, अभी ना रुको। Shall I say that all the forces are balanced here? यस सर। यस सर। वेरी गुड। जो फोर्सेस बैलेंस्ड है तो मतलब ये मॉलिक्यूल बैलेंस स्टेट पे, कोई डाउट? नो सर। सर अब सरफेस मॉलिक्यूल स्टडी करो। यार देखो, ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ये यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है। चलो मैं मान लिया ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल कर रहा है, बट क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल कर रहा है क्या? नो सर। तो shall I say there नो is a सर। resultant force of attraction which is pointing towards the bulk? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि बल्क मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल को टुवर्ड्स द बल्क अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ सर। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, आई जस्ट राइट डाउन, सरफेस मॉलिक्यूल्स आर एट अनबैलेंस्ड हाई एनर्जी state. Any doubt? Due to the presence of unbalanced forces. Surface molecules, एक मिनट, surface molecules will be attracted by bulk molecules and it is attracted towards the bulk. कोई दिक्कत? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? अरे तुम कुछ बोल रहे थे, राइट? सर वो अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी कम होनी चाहिए ना। बेटा एक बार बता, यहाँ से जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ है तभी वो ऊपर पड़ा हुआ है, अगर इसको स्टेबल होना तो अंदर चला जाना चाहिए था ना उसको।
हाँ सर। अगर मेरे को सरफेस बनाना होता, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को सरफेस बनाना होता, तो सरफेस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, नीचे से एक पार्टिकल उठाऊंगा और उसको ऊपर लेके आऊंगा। जैसे ही ऊपर लेके आऊंगा तो नीचे वाले पार्टिकल उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। हाँ सर। हाँ सर। ये जो अट्रैक्शन है मुझे उसके अगेंस्ट काम करना है, राइट। सोचो ना, सुपरमैन, तेरे को बहुत लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ, मैंने क्या किया, तेरे को पकड़ा और उस अट्रैक्शन से, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट दूर लेके गया। मैं तो तेरे ऊपर काम कर रहा हूं ना यार। हाँ तो जितना काम मैंने तेरे ऊपर किया वो एनर्जी तेरे अंदर स्टोर हो गई। हाँ इसीलिए इसी कारण से जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और उस एनर्जी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अंडरस्टूड? मतलब जो स्टोर हुई है काम हाँ, कर है ली ना, उसने। स्टोर्ड फॉर्म में ही है ना बेटा, बैलेंस का फोर्सेस, राइट। हाँ हाँ तो shall I say the energy stored inside the surface molecules, inside the surface molecules due to pull by bulk molecules. The energy is known as surface energy. क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी। कौन सी? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन भी है। It is the work, it is the amount of work done on the molecule against the pull by bulk molecules रुक जाओ यार, against the pull by bulk molecules in the process of formation of, in the process of formation of surface. Understood? Understood guys? बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अब इतना लिख लिया, यस सर। इतना लिख नो लिया। सर। नो सर नो सर ऊपर नो सर नो सर स्क्रॉल ऊपर करना, scroll कीजिए। ऊपर। हाँ सर। सर ये सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक और बार बताओ ना, कि हाई एनर्जी क्यों रहेंगी उनमें? बेटा एक बात बताओ, जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो ना अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं नीचे, तो जो बल्क वाले मॉलिक्यूल हैं उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, करेक्ट। हाँ उस बैकवर्ड पुल के अगेंस्ट मैंने ना कुछ काम किया सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर ताकि वो सरफेस पर आ जाए, ठीक है। तो जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया अगेंस्ट दैट बैकवर्ड पुल, ये जो पुल है इसके अगेंस्ट काम किया ताकि यहाँ पे आ जाए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी इसके अंदर? होगी। और उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? सरफेस एनर्जी। समझा? हाँ सर। ग्रेट। ये लिख लिया इतना तुम लोगों ने? Yes, sir. गुड, इतना लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। सर लास्ट वाला लिखना। ओके,
चले आगे। Yes, sir. Okay, now listen. According to Maxwell Boltzmann distribution curve, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बताता है? इट विल टेल यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी in the molecule of bulk, in the molecules of fluid, gases or liquid at a constant temperature, right? Constant temperature पे यहाँ पे fraction of molecules होते हैं, इस साइड velocity होती है, right? और कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा होता है, अंडरस्टूड? याद आया? Yes, sir. Yes, sir. रिमेंबर? हाँ, याद आया? हाँ sir. चलो गेट। अभी क्या बताओ, जो वेलोसिटी का कर्व होगा वही वी स्क्वायर का कर्व होगा। भैया देखो, वी का जो कर्व है वही शेप वी स्क्वायर का होगा। बेटा थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, बट शेप तो सेम ही रहेगा, राइट? इट बिकम लाइक दिस स्लाइटली, ठीक है? इट बिकम मोर कॉनकेव डाउन, ऐसा, बट शेप यही रहने वाला है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. अच्छा, इसको अगर हाफ इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का भी जो कर्व रहेगा उसका शेप सेम ही रहेगा। Yes, sir. तो शैल आई से दैट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अंकल ने क्या किया हमारे साथ, उन्होंने ना एक कर्व बताया जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। तो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, अंडरस्टूड? और लेट्स से ये कर्व इस तरीके का है। कोई डाउट? आप सुनो, लेट्स से ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो हाई काइनेटिक एनर्जी है। इतना काइनेटिक एनर्जी अपने को चाहिए ताकि जो मॉलिक्यूल है वो बैकवर्ड पुल छोड़ के इवापोरेट हो जाए। बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी वाला कर्व है ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड है इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर, इस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, इस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, बहुत सारों का मीडियोकर रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा, और बहुत कम का बहुत ज्यादा रहेगा। गेटिंग इट? थोड़े से मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट रहेगा, और बहुत कम मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगा। वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वही केपेबल होंगे इस बैकवर्ड पुल को तोड़ के एवापोरेट करने में। गेटिंग इट? हाँ तो वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किसका फंक्शन होता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अंकल ने क्या बोला था कि ये जो कर्व है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, राइट? तो टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अंडरस्टूड? तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग intermediate kinetic energy, this is a fraction of molecules having low kinetic energy, the low, intermediate, high. Any doubt? Any doubt? और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कर्व कुछ इस टाइप का हो जाता है। दिस इज द टेम्परेचर T1, दिस इज द टेम्परेचर T2, where T2 is greater than T1, हाइट कम हो जाती है और ये जो मैक्सिमा है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। गेटिंग इट? और हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है पहले इतना होता है, बाद में इतना ज्यादा हो जाता है। गेटिंग इट? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हाई काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन बढ़ जाता है। गेटिंग इट? Yes, sir. तो फ्रैक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? टेम्परेचर। हाँ, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। अभी हमको एक चीज पता लगी कि ये जो लिक्विड हमने एनालाइज किया, इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमली काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है।
कुछ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, कुछ के पास बहुत कम है, और बहुत के पास Intermediate. अरे वाह इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ध्यान से इन चीजों को समझना। ठीक है, वो बोलता है देयर इज अ लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज हाई काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सारे वो वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? सरफेस पे, बिकॉज सरफेस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी कंटेंट है वो ऑलरेडी हाई है। तो ऑलरेडी जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं उनका क्या टेंडेंसी होगा कि वो जो बैकवर्ड पुल है ना इनके ऊपर, उसको ओवरकम करके भाई साहब क्या कर जाए? Evaporate. अच्छा हाँ। एक बात बताओ, इवेपोरेट कर जाए। चलो मान लिया इवेपोरेट कर जाए, तो मुझे ना एक सिंपल सी चीज बताओ। ठीक है, इनिशियली क्या कोई भी इवेपोरेशन हो रहा है क्या? मतलब हमने कोई भी मॉलिक्यूल लिया क्या इस कंटेनर के अंदर? अरे बस भाई रुक जा, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। हाँ, हमने क्या किया? सर वैसे तो एक्स्ट्रा एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स पे भी होगी ना जो एकदम बॉटम पे होंगे, बिकॉज उसको नीचे से कोई को pull जा रहा होगा। क्या 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 क्या? सर जो मॉलिक्यूल सबसे नीचे होंगे उसके ऊपर भी तो कोई और पुल नहीं होगा ना, सिर्फ ऊपर की साइड पे पुल होगा। ग्रेविटी। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, तुमने एडहेसिव फोर्सेस पढ़े हैं? हाँ सर, वो स्कूल में भी किया था कि सॉलिड्स के अगेंस्ट भी रहेगा तो फिर वो कंटेनर की थोड़ा सरफेस। बहुत सॉलिड के साथ वाले मॉलिक्यूल भी तो अट्रैक्ट करेंगे ना उसको, जिस ओके सर, कंटेनर ओके। के अंदर है। तो मतलब सरफेस की तो वाट लगी पड़ी होगी ना पूरी, है ना? यस सर, गॉट इट। नाउ अंडरस्टैंड दैट पहले ना कोई भी मॉलिक्यूल नहीं था इवेपोरेशन में। ठीक है, कोई भी वेपर मॉलिक्यूल नहीं था। एक बार बताओ, धीरे धीरे क्या होगा? जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी के इसके पास मॉलिक्यूल्स है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी हाई है, गेटिंग इट? तो धीरे धीरे क्या देखोगे, इनका इवेपोरेशन होगा। ठीक है, इवेपोरेशन कैसे होगा? अभी हमने डिस्कस किया कि जिन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, जिसमें से बहुत सारे सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल जो सरफेस वाले हैं वो इवेपोरेट करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बल्क में से किसी का मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इतना हाई है, तो बल्क मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पे कोलाइड करेगा, सरफेस मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, इतनी एनर्जी देगा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिट होने के बाद अगेन सरफेस मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन होता है। तो मैं कह सकता हूँ ना, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। यस सर। वेरी गुड। इवेपोरेशन जो है ना, दैट इज सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना जिसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे हैं। अब सोचो, पहले मेरे पास जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रैक्शन इतना है, लेट्स से देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, दिस फ्रैक्शन, इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी कि वो लैटिस को छोड़ के, मतलब लिक्विड को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाए। एग्रीड? Yes, sir. तो इनिशियली मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी हाई है। तो इनिशियली क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेट्स से इनिशियली 10 मॉलिक्यूल इकट्ठे बाहर आए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर आए तो सडनली तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज होगा इसके अंदर, बिकॉज ये मॉलिक्यूल भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना। हाँ सर। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया। एक बार बताओ, जैसे 10 मॉलिक्यूल्स बाहर आए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अरे 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 बदतमीज, कम होगा। जब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास, कुछ मॉलिक्यूल्स के मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से ना कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी है। उस हाँ, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ना, वो लिक्विड को छोड़ के ना वेपर स्टेट में आ गए। तो जो लिक्विड के अंदर नेट काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? नहीं वो कम हो रहा है। हाँ, कम तो हो एक रहा बार है। बताओ, जब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? कम होगा। कम होगा। पहले 10 मॉलिक्यूल बाहर आए, अब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का कम हुआ, इतना कम हुआ कि अब बस 9 मॉलिक्यूल्स बाहर आए, गेटिंग इट? फिर 8 मॉलिक्यूल्स बाहर आए। तो धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज Decreasing. वेरी गुड, Decreasing. वेरी गुड, वेरी गुड। अब चक्कर क्या है, जैसे तुम्हारे इस कंटेनर के अंदर इवेपोरेशन बढ़ रहा है
तो ये जो मॉलिक्यूल्स है रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं हर जगह, राइट? ये मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं हर जगह, ये रैंडमली कोलाइड करेंगे लिक्विड के साथ भी, है ना? हाँ सर। अगर एक मॉलिक्यूल ने लिक्विड के साथ कोलाइड किया, सपोज a molecule is colliding with the liquid, so is a vapor molecule, it is colliding with the liquid, and you know that there is a backward pull, correct? Do you know what, when it is colliding with this liquid, अगर इस लिक्विड के साथ कोलाइड किया, because of this backward pull क्या होगा? Again this molecule, what will happen to it? It will become a part of लिक्विड बट liquid. उसको क्या बोलेंगे? Condensation. हाँ, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन. क्या बोला जाएगा उसको? कंडेंसेशन, यस. कंडेंसेशन. तो ये जैसे मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा इसके साथ, बिकम पार्ट ऑफ लिक्विड. दूसरा मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, इट बिकम पार्ट ऑफ लिक्विड. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना कंडेंसेशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? हाँ. हाँ बढ़ेगा, बढ़ना तो चाहिए. तो एक बात बताओ. सर ये कंडेंसेशन वाला पार्ट वापस. हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये कोलाइड कर रहे हैं लिक्विड पार्टिकल के साथ, जैसे ही पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे बैकवर्ड फोर्स है. इस बैकवर्ड पुल की वजह से ये क्या होगा, जैसे ही कोलाइड किया वैसे ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ लिक्विड. तो कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा इस बैकवर्ड पुल की वजह से? अच्छा ओके. आप जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे लिक्विड के साथ उतना ज़्यादा रेट ऑफ कोलिजन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा. अब एक बताओ, पहले 10 मॉलिक्यूल थे लिक्विड के अंदर, वेपर के अंदर, तो उनका रेट ऑफ कंडेंसेशन कम था. फिर 9 मॉलिक्यूल आ गए तो 19 मॉलिक्यूल हो गए. कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 19. 19 नहीं पता तो 19. 10 + 9 19. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर? 19. उनका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा ही कम होगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा. जैसे रेट ऑफ कोलिजन बढ़ा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा भी बढ़ेगा. बढ़ेगा. तो यार एक बात बताओ, इनिशियली पहले रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई था, धीरे धीरे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो रहा है, धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ रहा है. एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन सेम होंगे. सेम हो जाएंगे. सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, फिर नो वैसे सर. होगा. नहीं. अच्छा, इतने आराम से तो नो बोल रहे हो, ठीक है. सुनो जरा ध्यान से. एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे लेट्स से 50 मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में आ गए. कितने मॉलिक्यूल्स? 50. और इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गया, करेक्ट? अगर इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो लेट्स से उस काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं. कितने आ रहे हैं? और 50 मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे हैं ना, तो 5 मॉलिक्यूल गैस और वेपर के लिक्विड के अंदर जा रहे हैं. तो एक बार बताओ, जब 50 मॉलिक्यूल्स थे तो कितने मॉलिक्यूल्स कंडेंस कर रहे थे? 5. और इतनी काइनेटिक एनर्जी पे कितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहे थे? 5. अच्छा, जैसे 5 मॉलिक्यूल कंडेंस करेंगे, 5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे, तो अमाउंट ऑफ वेपर कितना बचेगा? सेम 50. सेम रहेगा. 50 जैसे 50 हो गए, फिर से कंडेंसेशन 5 का ही होगा. फिर से मॉलिक्यूल्स वापस आ रहे तो दोबारा से मॉलिक्यूल्स 5 ही निकलेंगे. तो हर बार 5 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे हैं और 5 मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे हैं. तो 5 इवेपोरेट करेंगे, 5 कंडेंस करेंगे, जो नेट कंटेंट रहेगा वेपर के अंदर वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. बट चक्कर क्या है, फिर भी कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों हो ही रहे हैं ना. हाँ. तो इसको कहते हैं डायनामिक नेचर. क्या बोलते हैं? हाँ, डायनामिक. मतलब एक बार इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रही है. मतलब कंडेंसेशन और क्या कहते हैं, इवेपोरेशन दोनों ही हो रहे हैं. वो बंद नहीं हुए, वो होते जा रहे हैं. बट जो अमाउंट है वेपर का वो क्या हो गया? फिक्स हो गया. और एक बात बताओ, ये जो मॉलिक्यूल तुम्हें वेपर स्टेट में मिले, ये कौन डिसाइड कर रहा है? वॉल्यूम डिसाइड कर रहा है या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड कर रहा है जो बाहर निकल रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? Temperature. वेलोसिटी है.
टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर का फंक्शन है ना वेलोसिटी। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यार एक बात बताओ, जो भी प्रेशर तुम्हारा कंटेनर के अंदर आ रहा है, विल इट बी अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम या फिर विल इट बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली? टेम्परेचर और वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, वेपर सर आपने प्रेशर। टेम्परेचर वाला वापस बोल सकते हैं? हाँ बेटा एक बात बता, जो हमने डिसाइड किया था कि इसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल उड़ेंगे, वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो उड़ रहे हैं, जिनका काइनेटिक एनर्जी हाई है, करेक्ट? हाँ सर। जो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन डिसाइड कर रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा नहीं कितना फ्रैक्शन उड़ रहा है। हाँ सर। तो जो वेपर प्रेशर है वो किसका फंक्शन होगा? टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर का। आज के बाद हमेशा याद रखना, वेपर प्रेशर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। अब एक काम करो, तुम जिस कमरे के अंदर बैठे हो, ठीक है, उस कमरे में तुम ये इमेजिन करो कि उस कमरे के बीच में ना यू हैव केप्ट अ बकेट ऑफ वाटर। क्या रखा? पानी का बकेट। हाँ, पानी का बकेट रख दिया। बाल्टी। इनिशियली तुम्हारे कमरे के अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं था, कोई भी वाटर नहीं था। गेटिंग इट? हाँ। धीरे धीरे अब क्या होगा, पहले पानी पड़ा हुआ ना, पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो Yes, इससे पहले 20 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर आए, तो काइनेटिक एनर्जी बकेट का क्या हुआ? कम हो। हाँ, कम तो हो अब गया। कितने मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे? 20 से कम आएंगे। 20 से कम आएंगे। कितने? 19। तो अब प्रेशर क्या हो जाएगा? पहले 20 मॉलिक्यूल्स की वजह से था, अब कितने मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा? 19 से। 19। फिर 18, फिर 17 चलता जाएगा। चलता जाएगा। बट धीरे धीरे जो तुम्हारे ऊपर पानी का प्रेशर है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। पहले 10 मॉलिक्यूल्स थे, फिर 19 हुए, फिर 28 हुए, ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। एग्रीड? हाँ सर। हाँ। तो अभी जब तुम्हारे ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ प्रेशर वाटर का बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आने के बाद सब कुछ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो तुम्हें जो मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो रुक गया। अंडरस्टूड? हाँ। हाँ पहले 10 आ रहे थे, फिर 9 आ रहे थे, फिर 8 आए, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ ही रहा है। अंडरस्टूड? पॉइंट 2, जिस रेट से प्रेशर बढ़ रहा है, जिस रेट से प्रेशर बढ़ रहा है वो कम हो रहा है टाइम के साथ। भैया पहले प्रेशर बढ़ा 10 मॉलिक्यूल्स की वजह से, फिर प्रेशर कितने मॉलिक्यूल्स की वजह से बढ़ेगा? 9। तो मतलब जिस स्पीड से प्रेशर का रेट ऑफ प्रेशर बढ़ रहा है, वो रेट क्या हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। तो shall I say the rate of increase of pressure of water decreases with time? यस सर। फाइनली कुछ बढ़ रहा है क्या? फाइनली कुछ बढ़ रहा है क्या? नहीं, नहीं फाइनली रेट ऑफ इंक्रीज कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे हरामखोर, इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज। जहाँ इक्वल क्यों टू रेट इक्वल ऑफ टू डिक्रीज। रहेगा? मेरा क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन तो सुनो। धीरे धीरे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर कम हो रहा है, करेक्ट? हाँ। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो कोई वेपर का प्रेशर बढ़ रहा है क्या? नो सर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वाटर वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आई? कांस्टेंट नहीं हो, जीरो। रेट ऑफ इंक्रीज, कुछ बढ़ रहा है उसके बाद, हाँ, तो जीरो होगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। कृषिता, समझ में आई बात? कृषिता, ओके गाइस, डिड यू गेट दैट? इतना समझ में आया? सर हाँ बेटा बोल। डायलिसिस क्यों होता है? क्या शाकी?
डायनामिक क्यों होगा अपना डायनामिक? हाँ, डायनेमिक का मतलब होता है कि एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ठीक है, तो एक बार बता, काइनेटिक एनर्जी तो फिर भी रहेगा ना मॉलिक्यूल्स के अंदर। यस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स तो बाहर आ ही रहे हैं ना, 5 मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, गेटिंग इट। यस बट कंडेंसेशन की वजह से जितने मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं। तो मतलब ये आना और जाना तो लगा ही रहेगा ना। हाँ, मुझे पता है मॉलिक्यूल्स 50 ही रहेंगे उसके बाद, गेटिंग इट। अच्छा। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, तो वेपर प्रेशर किस किस का फंक्शन किसका फंक्शन हुआ? वॉल्यूम का हुआ, प्रेशर का हुआ, हाइट का हुआ, किसका फंक्शन हुआ? वेपर प्रेशर तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ओनली, गेटिंग इट। हाँ, एंड नेचर। या सेम टेम्परेचर पे वाटर ज्यादा वेपराइज करेगा कि अल्कोहल ज्यादा वेपराइज करेगा? अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल, गेटिंग अ पॉइंट। सो वो नेचर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। बट अगर नेचर सेम है, मतलब अगर तुम पानी की ही बात कर रहे हो, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। हाँ, अंडरस्टूड। यस इतना समझ में आया गाइस? तो सर ये प्राइमरी फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है। हाँ, गॉट दैट? यस सर। Yes, sir. ग्रेट। हाँ, such a relief. Listen now. तो एक बात बताओ, जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के बाद जो प्रेशर है इसके अंदर लिक्विड का, वेपर का, वो कांस्टेंट हो जाएगा। बस उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। बस, समझ में आई? बात समझ में आई? यस सर। बस, और कुछ नहीं चाहिए। वाहिगुरु। नाउ लिसन। तो एक काम करो, कंसिडर अ बाउल ऑफ वाटर in a closed container with no water vapor present inside initially. Understood? Getting it? Now what you'll observe here, initially the rate of evaporation, what will happen? Of liquid was high, and with respect to time क्या होगा? With respect to time, the kinetic energy of liquid क्या होगा? Decreases, and the rate of evaporation decreases. Any doubt in that? Any doubt in that? No, sir. With respect to time, the vapor with respect to time, molecules of vapor increases. The rate of condensation of those vapor molecules क्या होगा?
क्या होगा with respect to time? Increase. Increases. And there will be a point where the rate of evaporation becomes equal to rate of, Condensation. very good, and a dynamic equilibrium gets established and the vapors and the molecules in the vapor state becomes constant. Any doubt? Any doubt? No, sir. Okay. बात समझ में आई? At that time, the pressure of vapors of water inside the container is known as our beloved vapor pressure. Any doubt? हाँ हाँ, I'll scroll down or scroll up. Sir, Scroll up, sir. एक सेकंड ऊपर करो. अच्छा एक सेकेंड रुक जाऊं फिर स्क्रॉल अप करना है. आओ, क्या है? कर दो ऊपर सर. ओके कर लेते हैं ऊपर. एक मिनट. हाँ चलो ठीक है. कहाँ तक ऊपर करना है बता देना है ना. पहले से सर, पहले से. ये हाँ ओके. सर ये लास्ट लाइन जो कट रहा है वो भी थोड़ा स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा. हाँ थैंक यू सर. लास्ट टाइम तो करता ही रहेगा बार बार. Guys, did you get that? यस सर. Okay. लिख लिया सबने?
थोड़ा सा ऊपर करो। थोड़ा सा ऊपर करूं, रुको, लो जी थोड़ा सा ऊपर कर दिया। बता देना कब स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। Mansi, I'll do that. I'm reaching that particular stage. करें स्क्रॉल डाउन। बोलना मत बस, है ना। लिखवा देता हूँ हर्ष। डन। सर 1 मिनट ऊपर कर सर, एक एक थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और नहीं 1 मिनट, थोड़ा नीचे, एक लाइन नीचे। नौटंकी हो फुल ऑन। हो गया। चलो आगे चलें। Mansi, you have written, right? Yeah. चलो, where are we? Dynamic equilibrium का definition, right? Dynamic नहीं, dynamic। डायनामिक की स्पेलिंग क्या होती है? सब बराबर लिखी। पता है। डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। What do you mean by dynamic equilibrium or equilibrium? Dynamic nature of equilibrium. It means that even after the attainment of equilibrium, both forward and backward reactions are taking place, but at the same rate. So that after equilibrium, after attainment of equilibrium, there will not be any noticeable change. Understood? Understood? यस सर। एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उसके बाद भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा बस। तो बट उसके बाद भी दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन चलती रहेंगी। गेटिंग इट? ओह, इतना लिख लिया, आगे चलें। यस सर। नहीं सर रुको सर। ओके।
यार मेरे को ना एक बात बताओ, सपोज तुम में से कितनों के छोटे भाई बहन है? सर मेरे मेरे श्रीकांत, सुपरमैन, देखे सबके दो पार्टिसिपेंट रेज हैंड। कौन कौन है भाई जिनके छोटे भाई बहन है? देख लेते हैं। श्रीकांत, आदित्य, कृषिता। ओके, 1 सेकेंड ना। गर्व, वंश, ठीक है। यार एक बात बताओ, अगर सपोज करो आर ना, ठीक है, ये तुम्हारे भाई बहन आते हैं तुम्हारे पास, पूछते हैं कि भैया और दीदी ये बताओ कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, तो कैसे समझाओगे? अरे बोलो, कैसे समझाओगे? अग... ओम शट अप। ओम कह रहा है तेरे काम का नहीं, तू जा यहाँ से। द हेल। हाँ बोलो, कैसे समझाएगा? तुम लोग क्या बोल के समझाओगे उसको, कैसे समझाओगे? गिव मी अ फील। सर जब कटोरे में पानी रखते हैं तो उसमें से थोड़ा पानी भाप बन के उड़ता है, अरे तो वो pressure देता है, अच्छा, और उससे ज्यादा नहीं बताएंगे उनको। आ जाएगा, बता। वो बोला भैया फील फैक्टर क्या है वेपर प्रेशर का, मतलब होता क्या है, बोलेंगे हम। शिट यार। हर्षद पानी लैंग्वेज। है ना, पानी वो उड़ के भाप बन जाता है, प्रेशर देता सबसे है वो पहले तो टेरेस के रिएक्शन ये ऊपर। होगी, हाँ रिएक्शन तो पहले ये होगी, ये तुझे हाँ। किसने बताया होता है? तो ये तो हमको नहीं आता, तुझे कैसे बता? कौन टेंशन दे रहा है तेरे को, बता। राइट। ए सुनो, अ, ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। इन लेमैन टर्मिनोलॉजी, वेपर प्रेशर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लीव इट्स लैटिस, मतलब अपना चीज अपने स्टेट को छोड़ के किसी और में, किसी और स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, बस। अगर मैं तुमको बोलूं देयर एग्जिस्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, तो मानोगे क्या? सर होता है। हाँ होता है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का मतलब होता है। अब ये मत बोलना सिर्फ ड्राई आइस की बात कर रहे हो, अरे उसका भी होगा, बट मैं अगर आइस की बात करूँ ना, तो आइस का भी वेपर प्रेशर होता है, पता है? अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर का मतलब है कि खुद के सरफेस को छोड़ के किसी और स्टेट में कन्वर्ट होना। तो अगर मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ आइस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, इसका मतलब है कि सॉलिड के पार्टिकल्स सॉलिड को छोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उस टेंडेंसी को वेपर प्रेशर बोला जाएगा। गेटिंग इट? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जितना ज्यादा टेंडेंसी लिक्विड के पार्टिकल्स का लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपर्स में कन्वर्ट करना होगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, राइट? तो वेपर प्रेशर इज tendency of a substance to leave its lattice। बात समझ में आई या फेस? बात समझ में आई? सर ये हेडिंग क्या दिया है आपने? बेटा वेपर प्रेशर का लेमैन टर्मिनोलॉजी लिखा नहीं है। सर, नहीं सर, इस पूरे जो लिखा है इसका जो, ये पूरा वेपर प्रेशर, ये बेटा हम वेपर प्रेशर ही डिस्कस करें इतनी देर से। फिजिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला टॉपिक वेपर प्रेशर है, हम सिर्फ वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं। सर वो डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का पूछ रहा है शायद। डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, उसका हेडिंग ही डायनेमिक नेचर है ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है? इज अ टेंडेंसी ऑफ a substance to leave its लैटिस। lattice। Understood? Yes, sir. Okay, very good। चले आगे।
सर 1 मिनट। क्या सर हाँ सर तो अगर किसी मेटल का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा ना? दोबारा बोल हिंदी में। सर अगर एक मेटल बहुत ज़्यादा डेंस है तो अरे उसका 1 वेपर सेकेंड 1 प्रेशर सेकेंड उतना ही 1 कम। सेकेंड, अगर वो मेटल तो बहुत ज्यादा डेंस है, अट्रैक्शन पे डिपेंड डेंस है ना, डेंसिटी ना 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो हो गया मास मॉलिक्यूल का इन अ गिवन वॉल्यूम, और एक हो गया अट्रैक्शन। तो डेंसिटी इज अ कंबाइंड टर्मिनोलॉजी फॉर मास एज वेल एज अट्रैक्शन, राइट? यस। तो मैं ये नहीं बोल सकता, यस सर। मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस भी सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, उनका टेंडेंसी टू इवेपोरेट ज़्यादा है। सिंपल सा लॉजिक, राइट? तो वेपर प्रेशर is a terminology which can be used to compare the intermolecular forces of attraction. भैया जिस भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स आराम से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या है? कम है। बहुत कम है। तो अगर वो इजिली इवेपोरेट कर रहा है तो टेंडेंसी उसका उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा है। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, सिंपल सा लॉजिक आ गया। डेंसिटी नहीं, डेंसिटी तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। गेटिंग इट? यस सर। हाँ, डेंसिटी तो खुद के मास गिवन वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, फिर अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, बहुत बहुत फैक्टर्स है। स्ट्रक्चर, पैकिंग पे डिपेंड करेगा कि पैकिंग कैसे हो रखी है उसकी, 3 डायमेंशंस क्रिस्टल है, फेज कौन सा है, सब हाँ, पे। मतलब बहुत जगह पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एनीवेज एक काम करते हैं, अभी हम लोग वेपर प्रेशर डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर? सर हाँ तो 2 मिनट पिछली साइड दिखाइए ना। ओके, दिख रही है? यस सर 1 मिनट। हाँ डन सर, थैंक यू। ओके, या वेपर प्रेशर डेफिनेशन बताओ भाई। डेफिनेशन है ठीक है। डेफिनेशन इट्स the pressure which is exerted by the vapors of liquid on the surface of liquid inside a closed container। obviously भर खुला कंटेनर होगा, सब उड़ ही जाएगा, कहाँ से प्रेशर आएगा? at a constant temperature when the rate of evaporation becomes equal to what? Rate of condensation. Rate of condensation. Rate of condensation. Rate of condensation. समझ में आया गाइस? समझ में आया? यस सर। चलें आगे। हाँ सर। चलो ग्रेट। तो एक काम करते हैं, मुझे ये बताओ
कि आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सर सकते 2 हो। मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। ओके डन सर। ओके। अब एक बात बताओ सीधी सादी कि मेरे पास ना एक कंटेनर है, ठीक है, ठीक है। उस कंटेनर में ना मेरे पास लेट्स से 0.5 मोल्स ऑफ वाटर है। टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। वॉल्यूम ले लो कंटेनर का 8.21 लीटर्स, ठीक है। इसके अंदर ये बोला गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 300 Kelvin is 0.5 atm। गेटिंग अ पॉइंट। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना? नहीं सर। देख मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है 300 केल्विन पे, अब बाउल ऑफ वाटर पड़ा है जिसमें 0.5 मोल्स ऑफ वाटर पड़ा हुआ है, बस, ज़्यादा नहीं। मुझे ये पता करना है जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो कितने मोल्स ऑफ वाटर बचेंगे लिक्विड स्टेट में, ठीक है। हाँ सर। अब सिंपल सा एक चीज़, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। जब ये लिखा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज 0.5 atm, इसका मतलब क्या है? बस इस चीज़ का मतलब क्या, मुझे ये बताओ। सर मतलब वाटर तब तक इवेपोरेट करेगा जब तक 0.5 atm ना आ जाए। एग्जैक्टली जब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर तुम्हारा 0.5 atm है, इसका मतलब है कि वाटर लिक्विड हैज टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी है इवेपोरेट करने की। वो चाहेगा कि वो इवेपोरेट हो, वो तब तक इवेपोरेट होगा जब तक प्रेशर 0.5 atm के इक्वल नहीं हो जाए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। और एक बार 0.5 atm के पास पहुंच इक्वल पहुंच गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा जहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद कोई फर्दर इवेपोरेशन होगा क्या? नहीं। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। तो एक बार बताओ, अब पानी क्या चाहता है इसके अंदर? एट टाइम, एक मिनट, ओके, ये चाहता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, जब टाइम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है इसके अंदर दैट शुड बी इक्वल टू 0.5 atm, करेक्ट। वो तब तक इवेपोरेट होगा जब तक प्रेशर किसके इक्वल ना हो जाए? 0.5 atm। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। मुझे एक बात बताओ, 0.5 atm प्रेशर लाने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए? 1/6। कैसे किया? जब कोई भी चीज गैस स्टेट में आती है, वेपर स्टेट में आती है, उसके अंदर PV इज इक्वल टू nRT लग सकता है ना? हाँ। तो PV इज इक्वल टू nRT, कोई डाउट? प्रेशर तुमको चाहिए 0.5, वॉल्यूम कितना है 8.21 लीटर्स, तो प्रेशर ATM में लिया, वॉल्यूम 8 लीटर्स में लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो R की वैल्यू क्या लूंगा जब ATM और लीटर लिया तो? 0.0821 इंटू
300। कोई डाउट? तो No, sir. 0.5 ATM प्रेशर के लिए पहले तो ये इससे कट जाएगा, 100 आ जाएगा। कोई डाउट? ये इससे कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.5/3। यस सर। तो मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के किस फॉर्म में होने चाहिए? Gaseous. वेपर हाँ, तो फॉर्म। मतलब वाटर तब तक उड़ेगा जब तक उसके इतने मोल्स इवापोरेट ना हो जाए। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिक्विड लेफ्ट कितना आएगा? 0.5 थे, उसमें से कितने उड़ गए? 2/3। गेटिंग इट? तो 1/3 आ गया। यस सर। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। समझ में आई बात? So number of moles of water which will be left will be 1.1/3. Understood? Yes, sir. Okay. लिख लिया everyone? Okay. Yes, sir. हाँ, सबने लिख लिया everyone? Okay, मानसी, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन ठीक है। एक कंटेनर है, अगेन 8.21 लीटर का वॉल्यूम है। इधर 2 बाउल है, यहाँ पे बाउल है जिसमें लिक्विड A है, इसमें बाउल है जिसमें लिक्विड B है। टेम्परेचर 300 केल्विन। लिक्विड A, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A is equal to, let's say 2 atm, and vapor pressure of liquid B is equal to 3 atm. Getting it? Number of moles of B is given to us as 2 moles. Number of moles of A is given to us as 0.5 moles. मुझे ना टोटल प्रेशर चाहिए इस कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम पे, जब A और B आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। गेटिंग इट? तुम सॉल्व करोगे कि मैं करूं? करेंगे। करो करो। तमिलनाडु में कल कोई स्कूल्स खोल रहे हैं 10-12 के। यहाँ भी 5th to 8th के लिए आई डोंट नो। अरे यार अभी पता नहीं, कंफर्म नहीं है।
What about this second wave situation in US? सर यूके ना हाँ सर वो यूके में आया था हाँ ना यूके में क्या चल रहा है उसका? सर वो कुछ नहीं सेम ही है बस स्प्रेड फास्ट करता है लीथल सेम ही है ओके बस ब्रिटेन की फ्लाइट्स टोटल प्रेशर ओम टोटल प्रेशर ए के 0.5 हैं और बी के 2 हैं मोल्स ओके ठीक है आदित्य ठीक है अर्ना अर्ना हर्षित क्या कह रहा है बेटा? अच्छा बताओ जरा चक्कर क्या है 4.2 नहीं ओम यार एक बात बताओ बी क्या चाहता है व्हाट डज बी वांट? देखो अगर मेरे को ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो मुझे पता है लिक्विड ए तो मैं सबसे पहले लिखूंगा जो ए लिक्विड है ना ये चाहता है कि भाई साहब ये जल्दी से वेपराइज हो जाए ताकि जो इसका प्रेशर इसके ऊपर या कंटेनर के अंदर 2 ATM हो जाए राइट वेरी गुड यार एक बार बताओ बी क्या चाहता है? बी चाहता है कि भाई वो उड़े ताकि इसके ऊपर प्रेशर 3 ATM आ जाए करेक्ट यही चाहते हैं ना दोनों यार एक बात बताओ जब ये 3 ATM होगा तो क्या ये 2 ATM आ पाएगा? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्या मतलब ये इक्विलिब्रियम इस पे अफेक्ट करेगा क्या? नो सर हाँ नहीं करेगा सर हाँ वो चक्कर क्या उस लिक्विड का खुद का प्रेशर ए होना है लिक्विड ए गैस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा बी लिक्विड बी गैस के रहेगा साथ में इक्विलिब्रियम के दोनों इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम है राइट तो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे हाँ अगर मैंने बाद में गैसेस के बीच में रिएक्शन करवा दी होती तो मैं बोलता कि डिपेंड कर रहे हैं बट इस केस के अंदर ये क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट है वेरी गुड अब एक बात बताओ बी क्या चाहता है व्हाट डज बी वांट 3 ATM तक होगा बी का evaporate। प्रेशर 3 ATM हो जाए जैसे ही 3 ATM हो जाएगा बी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा गेटिंग इट यस सर तो यार 3 ATM लाने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी चाहिए एक PV इज इक्वल टू NRT लगा दो हाँ तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 एक तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे 3 ATM into volume 8.21 डिवाइड बाय R 0.0821 और टेम्परेचर 300 सब कट कुटा के एक आ जाएगा गेटिंग इट तो 1 मोल बी का मुझे वेपर स्टेट में चाहिए तो मैंने कितने मोल्स बी के लिए थे 2 तो 2 दो। में से एक बचेगा हाँ और एक वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा कोई डाउट नहीं तो बी का प्रेशर 2 आ गया ए क्या जाता है तो बी का प्रेशर 2 अरे बी का 3 आएगा ना प्रेशर हाँ 3 हाँ मैं क्या चाहता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ ए क्या चाहता है
2 A ATM का हाँ, तो अगर 2 एटीएम चाहिए तो प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए होंगे? by 3 2/3 that is 0.6666 6 so on right. कितने हैं सारे मेरे पास? 0.5 है तो क्या होगा पानी अगर में ये चाहता है कि 0.66 मोल्स इवेपोरेट हो जाए और मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो ये तो चाहेगा ना कि भैया इवेपोरेट होता रहे, तब तक होगा जब तक 0.66 नहीं होंगे इवेपोरेट, गेटिंग इट? तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज लेसर देन 2/3, तो पता है क्या, पूरा का पूरा बी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा। और डालोगे और उड़ जाएगा, और डालोगे और उड़ जाएगा, तब तक उड़ेगा जब तक प्रेशर कितना ना हो जाए। पॉइंट हाँ, तो एक बात बताओ, बी क्या 2/3 मोल्स उड़ रहा है कि 0.5 मोल्स उड़ रहा है? 0.5 तो प्रेशर कितना आएगा 0.5 मोल्स की वजह से? कितना आएगा? ये गया, ये गया, तो आ गया 1.5 एटीएम। एग्रीड? तो जो प्रेशर आएगा बी का, बी प्रेशर आएगा ए का उसके ऊपर इस 1.5 की 2, 1.5 तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? 3 एटीएम 4.5 बी का प्लस ए का कितना आ जाएगा? 1.5, तो टोटल कितना आएगा? 4.5। बात समझ में आई? यस चलो ग्रेट, आगे चलें। हाँ ए सबने लिख लिया इतना? सर नंबर ऑफ मोल से भी निकाल सकते हैं ना प्रेशर? हाँ बेटा, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कैसे इवेपोरेटेड। निकालोगे? लास्ट नंबर ऑफ में मोल्स ऑफ बी दो लेना पड़ेगा ना फिर तो तुमको। बेटा अगर सिर्फ नंबर ऑफ मोल से निकालते तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने दे रखे तुमको? नहीं सर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इवेपोरेटेड मतलब उससे। हाँ, उससे ही निकालोगे। सर हाँ, सर वो लास्ट में आपने क्या किया पी टोटल के लिए? दोनों को ऐड कर दिया, बी का प्रेशर और ए का प्रेशर आपस में ऐड होके बनाएगा ना टोटल। जो एटीएम है, ओके ओके। हाँ, आई गेस बेटा ये पार्शियल प्रेशर और प्रेशर बात तो एक ही है ना। प्रेशर ऑफ ए को पार्शियल प्रेशर भी बोला जाता है, राइट? प्रेशर ऑफ बी को पार्शियल प्रेशर भी बोला जाता है, उसमें क्या फर्क है? इजंट इट? नहीं नहीं नहीं, वो गैसेस के लिए, वेपर्स के लिए नहीं है। सर क्या चीज? वो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या नाम है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी लगा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ गैसेस के लिए होता है। अब सपोज पूरा लिक्विड थोड़ा उड़ रहा है, जितना उड़ रहा है उतना ही लगाओगे ना, PV इज इक्वल टू nRT। तो हाँ सर वही बोल रहा, पहले हाँ, कैलकुलेट कर लेंगे कितना इवेपोरेट हुआ फिर लगा सकते हैं। तो फायदा ही क्या है? लंबा काम क्यों कैलकुलेशन करोगे बढ़ जब गया। PV इज इक्वल टू nRT सारा काम हो रहा है? तो लंबा क्यों करोगे काम, राइट? चलो आई गेस वील वाइंड अप नाउ, है ना? मस्ती करो तुम जाके, वेडनेसडे तक होमवर्क सबमिट कर देना, है ना? सर आपने वो थर्मोडायनामिक्स के नोट्स ग्रुप में पोस्ट किए थे क्या? हाँ किए तो थे। आपने असाइनमेंट भेजा है क्या? नहीं बेटा, नरेंद्र अवस्थी खत्म करना है अच्छा, पूरा। फिर थर्मो दोबारा भेज देता हूँ थर्मो के, ठीक है? ठीक है, फाइल प्रिंट, प्रिंटिंग पेजेस, थर्मो इंजीनियरिंग न्यू, लो चलो बाय, टेक केयर, है ना? बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय, टेक केयर। सर हाँ, वो लास्ट वाला आपने ये क्या 0.5 क्यों लिया था, नंबर ऑफ मोल सिखाओगे, बताओ। अरे मैंने पता है क्या किया, मैंने 0.5 मोल्स इसलिए लिए क्योंकि पड़े ही उतने हुए थे, राइट?
उसको वेपर प्रेशर अटेन करने के लिए 0.66 मोल्स चाहिए थे, ठीक है। अब नहीं चेंज होगा ये, ठीक है, जब तक वो प्रिंटिंग नहीं होगा। उसको 0.66 मोल्स चाहिए थे, बट उसके पास कितने पड़े थे, 0.5। यस और वो वेपर प्रेशर तभी अटेन करेगा जब 0.66 मोल्स हो, बट चक्कर क्या है, जब 0.5 कम है 0.66 से तो पूरा 0.5 उड़ जाता है। गेटिंग इट? ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। ओके बेटा।